नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि गर्ग आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग लेकर आई हूँ, जो सीखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम अनेक नामों से जानते हैं। वे नाम हैं: नंबर 1 पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टॉल्ट सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, गेस्टॉल्ट थ्योरी आदि। इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको हर थ्योरी के अनेक नाम बताए थे। उसका यही कारण है कि किसी भी नाम से आपसे अगर सिद्धांत पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं गेस्टॉल्ट सिद्धांत की। गेस्टॉल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टॉल्टवादियों ने किया था, इसीलिए इसे गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। यह जर्मन स्कूल की देन है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाद में अमेरिका चले गए थे। गेस्टॉल्ट स्कूल का जन्म 1920 में हुआ था। मैक्स वर्दीमर को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। कोहलर और कोफका ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में वर्दीमर की सहायता की। अब बात आते हैं गेस्टॉल्ट से। गेस्टॉल्ट शब्द का क्या अर्थ है? गेस्टॉल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्राकृति या पूर्णाकार, द होल। गेस्टॉल्टवादियों के अनुसार प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को एक समग्र के रूप में देखता है। इसका कारण है कि समग्र का खंड की तुलना में बड़ा होना। अब बात आती है पूर्णाकार, समग्राकृति, द होल से क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है जब हम किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी समस्या को देखते हैं तो हम उसे पूर्ण रूप से देखते हैं, ना कि उसके अंशों को देखते हैं। ऐसे ही जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम व्यक्ति के पूरे चेहरे को देखते हैं, ना कि उस चेहरे के किसी एक विशेष पार्ट को। विशेष पार्ट हम जब देखते हैं जब उस पार्ट को देखना चाहें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। वर्दीमर के अनुसार समग्र उसके खंडों की योग की तुलना में बड़ा होता है। सीधी सी बात है, खंड बड़ा होगा क्योंकि पार्ट्स उसके हिस्से हैं। कई सारे पार्ट्स मिलकर एक होल का निर्माण होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मैक्स वर्दीमन ने ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, किसी भी समग्राकृति की विशेषताएं मात्र उसके व्यक्तिगत तत्वों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। सिर्फ उसकी अपने गुण नहीं होते बल्कि उस गणों को जो प्रभावित करने वाले अन्य तत्व हैं वह सब भी मिलकर उस समग्राकृति का निर्माण करने में सहायता देते हैं। आगे बात करते हैं गेस्टॉल्टवादियों ने अपने सिद्धांत को किस तरह से समझाया। गेस्टॉल्टवादियों के अनुसार प्राणी जो कुछ देखता है, सुनता है या अनुभव करता है उसकी एक पूर्ण आकृति बनती है, संपूर्ण खंडों की तुलना में बड़ा होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले वर्दीमर ने भी कहा था कि जब हम किसी को देखते हैं तो उसके पार्ट्स को नहीं देख के उसके होल को देखते हैं। इसी तरह से जब हम किसी से कुछ सुनते हैं, देखते हैं, कुछ अनुभव करते हैं तो उसे पूर्ण रूप से करते हैं। जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या आती है तो वह प्रत्येक कारण का आपस में संबंध देखता है और फिर कारण को जानकर उसका निदान करता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करते हैं गुड ने इस विषय में क्या कहा है। गुड ने कहा है, अंतर्दृष्टि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित तथा तात्कालिक ज्ञान है। जो भी वर्तमान में चल रहा है उसको अचानक से हमें पता चल जाए ये क्यों हो रहा है, वही हमारी अंतर्दृष्टि है। एंडरसन ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, अंतर्दृष्टि से आश्चर्य समस्या के निराकरण को अचानक प्राप्त करने से है। समस्या है, अचानक से उसका सॉल्यूशन, सडन, ऑल ऑफ ए सडन आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज कॉल्ड इनसाइट। इससे प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार चलती रहती है तथा हल प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थान के संदर्भ में होता है। समस्या तो चलती रहेगी लेकिन जो हल होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वह हमारा एक नवीन ज्ञान के रूप में हमारे सामने आएगा। स्पष्ट है दोस्तों? आगे बात करते हैं। सीखने का केंद्रीय बिंदु सूझ है। इनके हिसाब से जो भी बालक सीखता है, जो भी मनुष्य सीखता है, वो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से नहीं, बार बार प्रयत्नों से नहीं, बल्कि सूझ से सीखता है।
सूझ से क्या मतलब है इनका? किसी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के मध्य संबंध को समझ लेना है। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति का कारण क्या है, उन कारणों का आपस में क्या रिलेशन है, उसको अगर हम अच्छे से समझ गए कि परिस्थिति का ये कारण है तो हम उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। सूझ से प्राणी यह समझ जाता है कि किस प्रकार से कार्य करके वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, किस ढंग से वह किस समस्या से कैसे वह निपट सकता है। सूझ प्राय अचानक और स्वस्फूर्त ढंग से उत्पन्न होती है, स्पॉन्टेनियस, अचानक से आती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। वो बैठ जाता है, प्रयास करके थक जाता है, अचानक से उसे लगता है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए, अगर वो इसको ऐसे करेगा तो वह इस समस्या का निवारण कर सकता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवीन सूझ की क्षमता विकसित करना या पुरानी सूझ को सुधारने की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। इनके हिसाब से सीखना क्या है, ध्यान दीजिए। नवीन सूझ की क्षमता विकसित करना, कोई नई चीज अचानक से सीखना, या जो पुरानी सीखी हुई चीज है, कोई सीखा हुआ कार्य है, उसमें अचानक से कोई परिवर्तन करना ही इनके हिसाब से सीखना है। इसमें प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को जानने के बाद प्रतिक्रिया करता है, यानी कि पहले वो अच्छे से समझ लेता है ये कारण क्यों, ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, या इस समस्या का कैसे निवारण किया जा सकता है, तभी वह सोच समझकर अपना कोई रेस्पॉन्स उसके लिए करता है, ना कि किसी स्टिमुलस से प्रेरित होकर रेस्पॉन्स करता है। उसको स्टिमुलस नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और समस्या का निवारण करना है। इस तरह से इनके हिसाब से इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस। सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बताती है। सीखने के लिए निरर्थक प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, सीखना बहुत ही आसानी से हो जाता है। अर्थात सूझ अचानक से उत्पन्न हुआ विचार या समाधान है, जिसे गेस्टोल्टवादियों ने आह का अनुभव भी कहा है। AHA, आह। हम जब कब बोलते हैं, जब हम किसी समस्या में घिरे हुए होते हैं, किसी चीज़ का समाधान करना चाहते हैं, करते करते हम थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अचानक से हमें वो समाधान मिल जाता है और हम कहते हैं वाह, हो गया। तो कोफ्ता का कहना था कि सूझ में व्यक्ति हाथ पैरों की अपेक्षा चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग करता है, संपूर्ण परिस्थिति को समझता है, फिर उसके हिसाब से व्यवहार करता है। यही व्यवहार अंतर्दृष्टि या सूझ है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसको और स्पष्ट करना चाहूँगी। एक बच्चा है, उसे मिठाई बहुत पसंद है। उसकी मम्मी ने मिठाई अलमारी के ऊपर रख दी है ताकि वो उसे ना खा सके। अब बच्चा घर में अकेला है, वह मिठाई पाने के लिए उत्सुक है। क्या करता है, पहले तो उछल कूद करता है कि उसका हाथ अलमारी तक पहुंच जाए। जब वो देखता है कि मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता तो वो थक के थोड़ा देर बैठ जाता है। फिर अचानक से उसकी नज़र चलती है कमरे के कोने में रखे हुए एक स्टूल पर। वह स्टूल को लाता है, उस पर चढ़ता है और चढ़ के मिठाई को खा लेता है। तो स्टूल पर चढ़कर जो उसने मिठाई खाया वही उसकी सूझ कहलाती है। अंतर्दृष्टि के संबंध में अब इनकी बात करते हैं प्रयोग की। अंतर्दृष्टि, सूझ, इंटेलिजेंस, इनसाइट पर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे इस बात को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये सारे संज्ञानात्मकवादी थे, कॉग्निटिस्ट थे। इनकी थिंकिंग जो थी वो कॉग्निटिव थिंकिंग थी। इन्होंने अपना प्रयोग एक चिंपैंजी पर किया, क्योंकि इससे पहले जो प्रयोग किए गए थे वो डॉग्स पर, कैट्स पर और रैट्स पर किए गए थे, जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत ना के बराबर होती है। लेकिन चिंपैंजी एक समझदार जानवर माना जाता है। तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान। इस नाम को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अक्सर ये नाम पूछा जाता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो इन्होंने सुल्तान पर प्रयोग किया। अब ध्यान देते हैं इन्होंने प्रयोग क्या किया। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा बस। इन्होंने एक भूखा बनमारू जो कि सुल्तान था, उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत पर केले का गुच्छा लटका दिया और कमरे में कुछ खाली संदूक रख दिए। अब क्या हुआ देखते हैं। सुल्तान ने केले को लेने के लिए प्रयास किया, उछल कूद की, लेकिन उछल कूद करने से छत तक उसका हाथ नहीं पहुंचा। अब वह थोड़ी देर बैठ गया और उसने बैठकर सोचना शुरू किया और बक्से को केले के नीचे रखना प्रारंभ कर दिया और
थोड़ी देर में ही बक्से पर चढ़कर उसने केले प्राप्त कर लिए और अपनी भूख को मिटा दिया। जो थोड़ी देर बैठकर सोचने का काम था, यही उसकी कहलाती है सूझ। ठीक है दोस्तों, तो ये था सुल्तान का एक छोटा सा प्रयोग सुल्तान के ऊपर जो कोहलर ने किया था। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत के पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं। सूझ के सिद्धांत के लिए उन्होंने किन प्रिंसिपल्स की बात कही है। नंबर 1, संरचनात्मकता, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इन्होंने कहा है समग्र ही हमें सबसे पहले दिखाई देता है, इसी कारण छोटे छोटे दोषों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। कहने का मतलब है, जब आप किसी अपने चिर परिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके उसके चेहरे पर देखते हैं, ना कि उसकी आंखों को देखते हैं, उसकी नाक को देखते हैं। ये आप तब देखते हैं जो जानबूझकर उस चीज़ को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है समानता, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। कहने का मतलब है जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं, उद्दीपक थॉर्नडाइक या पावलव वाले नहीं है, ये स्टिमुलस, ये वो उद्दीपक है जो हमें सूझ का प्रयोग करने में सहायता करते हैं। जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं, सूझ में उनका पूर्णाकार रूप उसी प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं समान आकार की हैं, तो सूझ में उनका पूर्णाकार रूप भी उसी प्रकार का होगा। ये समानता रंग की, आकार की, चमक की, किसी भी प्रकार की हो सकती है। यानी कि समान विचार आपस में आसानी से जुड़ जाते हैं, जबकि असमान विचार आपस में जुड़ने में परेशानी पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए फोटो है, आप फोटो से किसी की तुरंत ही आपको याद आ जाती है, और वह व्यक्ति देखकर तुरंत ही उसके दोस्त की याद आ जाती है। मान लीजिए आपने कोई फोटो देखा शादी का, शादी के फोटो में आपको अपने पेरेंट्स की याद आई, पेरेंट्स के साथ साथ उससे जुड़े हुए अन्य व्यक्ति भी आपको याद आने लगते हैं। नेक्स्ट है समीपता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब उद्दीपक के अवयव एक दूसरे के समीप होते हैं तो समीपता के कारण व्यक्ति इन्हें संगठित रूप में देखता है। यानी कि व्यक्ति इन्हें समान आकार वाली वस्तुओं को या समान समूह को आसानी से देख लेता है। जैसे अगर एक से त्रिभुज हैं, वृत्त हैं, तो हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्लोजर, समापन का नियम। जब किसी उद्दीपक के अवयव एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं तो इस प्रकार घिरे हुए भागों का संगठन या समूहीकरण हो जाता है। जब कोई उद्दीपक आपस में एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं, तो जैसे इस नियम के अंतर्गत हम अगर किसी समस्या पर ध्यान लगाना होता है तो हमें बंद आकृतियां खुली आकृतियों की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं, अच्छे से समझ में आती हैं। अगर कोई हम बॉक्स देख रहे हैं तो हमें जल्दी समझ में आएगा, इसकी ना कि अलग अलग रेखाएं हमें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इसके अनुसार एक स्मरण की वस्तु अपने सदृश्य उद्दीपक को निरंतरता के कारण जल्दी से पहचान ली जाती है। कहने का मतलब है पके हुए आम को देखकर हम उसके मीठे स्वाद, उसकी सुगंध को अपने आप से ही महसूस करने लगते हैं। यानी कि जब सदृश्य वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं तो उसके समान कल्पना भी हम अपने आप से ही करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ नियम थे जो गैस्ट्रोल्टवादियों ने अपने थ्योरी में यूज़ किए हैं। अब हम बात करते हैं इनकी क्रिटिसिज्म, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे इस थ्योरी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस थ्योरी में अपनी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। छोटी सी हैं, वो एक नज़र डालते हैं। अंतर्दृष्टि समस्यात्मक स्थिति पर निर्भर करती है। आपकी समस्या जितनी गहन होगी, आपकी अंतर्दृष्टि उतनी ही विस्तृत होगी। अंतर्दृष्टि अनुभव के साथ बढ़ती है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी जो इंसाइट है, आपके जो पूर्व अनुभव हैं, वह भी उसे बढ़ाने में सहायता करते हैं। अगर इसी तरह की घटना आपके संग पहले पूर्व में कभी घट चुकी है तो उस घटना को स्मरण करके आप अपनी अंतर्दृष्टि का जल्दी से विकास कर लेते हैं। सूझ अचानक होती है, सडन ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो वो थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का नियम हो जाएगा। यहाँ पर हमें अचानक से जो सॉल्यूशन मिल जाए वही हमारा सूझ है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सूझ का काम कर रहे हैं, मान लीजिए वनमानुष ने प्रयोग
के ऊपर प्रयोग किया था उसने सूझ से केले प्राप्त किए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रयास और त्रुटि भी छुपी हुई थी, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ प्रयास पहले ही किए। जब वो प्रयास में असफल हो गया तब जाके उसने सूझ का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, समस्या समाधान के बाद उसकी पुनरावृत्ति सरल हो जाती है। अगर हम सूझ से अपनी किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो भविष्य में अगर हमारे सामने वही समस्या आती है तो हम उसको अपने आप जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसीलिए इसमें हमारे पूर्व अनुभव हमें सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, सूझ द्वारा सीखना सरल और स्थायी होता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास और समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता, और जो भी कुछ हमने एक बार सॉल्यूशन कर लिया, हमें पता चल गया कि केलों को प्राप्त करने के लिए हम स्टूल पर चढ़ सकते हैं, तो अगले बार हमें इस चीज़ को करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है उद्देश्यों का नवीनीकरण, न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब हम सूझ के द्वारा किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो हमारे जो उद्देश्य हैं वो नए रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये थी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट थ्योरी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके सिद्धांत के आलोचना की, क्रिटिसिज्म ऑफ इनसाइट थ्योरी। हालांकि यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी किसी की भी कार्य के पीछे उसकी आलोचना भी अवश्य छुपी रहती है, वही हमें आगे नवीन शोध करने के लिए प्रेरित करती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इनके क्रिटिसिज्म की। नंबर 1, लिखना पढ़ना बोलना आदि अधिगम के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि सूझ में बुद्धि का प्रयोग करते हैं इस उच्च कक्षाओं के लिए जिसमें कि व्यक्ति सूझ से काम कर सकता है, लेकिन लिखना पढ़ना बोलने के लिए शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है शारीरिक क्षमता, आयु, वंशाक्रम, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अधिगम परिस्थितियां सूझ पर प्रभाव डालती हैं। हमारी फिजिकल एबिलिटी, कुछ बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, वो सूझ का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारी एज, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो प्रयास और त्रुटि से सीखता है, ना कि छोटा 1 से 2 बच्चा उसमें सूझ नहीं होती इतनी। वंशानुक्रम, हमारे वंशानुक्रम के कुछ गुण हमें मिलते हैं। कुछ परिवारों के बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वह भी इस पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, उन डिफरेंस में किसी के अंदर किसी तरह की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी के अंदर सोचने की क्षमता कम होती है, वह सब भी सूझ पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है अचानक समस्या का समाधान, संयोग ना कि अंतर्दृष्टि। कुछ लोगों ने इस पर बहुत फोकस किया, कहा कि अचानक से समाधान मिल गया, जरूरी थोड़ी है उसमें उसने सूझ का, किसी इंसाइट का, बुद्धि का प्रयोग किया। वो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, कोइंसिडेंस हुआ और अचानक से उस समस्या का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है यह सिद्धांत कहने को तो कॉग्निटिव थ्योरी है, लेकिन वास्तव में ये प्रयास और भूल के सिद्धांत पर आश्रित है, क्योंकि सूझ अचानक से नहीं आती है। सूझ से पहले व्यक्ति को उस समस्या के समाधान के लिए कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करते पड़ते हैं, जो कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आश्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे थोड़े से क्रिटिसिज्म, लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए सूझ बहुत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक महत्व के बारे में। तो गेस्टॉल्टवादियों का यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्या बातें हैं वो? नंबर 1, विभिन्न मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक, जैसे तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति। इन सब के विकास में सूझ का ही सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर व सामान्य से कठिन के ओर सूत्र पर आधारित। कहने का मतलब है सूझ में हम छोटे से बड़े की तरफ नहीं चलते, बल्कि बड़े हिस्से को उसके पार्ट्स में कर करके देखते हैं, सामान्य से कठिन की ओर चलने का प्रयास करते हैं, तभी हम उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अगर छोटे बच्चे को आप फुल सेंटेंस सिखाने जाएंगे तो उससे पहले आपको उसके सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डिटर्मिनर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आदि को बताना पड़ेगा। देन ही विल एबल टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के प्रयोग पर बल। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है यह छात्रों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक व रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी। सूझ का प्रयोग करके बच्चे नवीन कार्यों को कर सकते हैं।
सूझ ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है। बार बार प्रयास और त्रुटि से उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट, उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी। हायर क्लासेस में हम प्रयास और त्रुटि के माध्यम से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उस समय उस विषय, उस कंटेंट को समझने के लिए हमें सूझ की आवश्यकता ही होती है। नेक्स्ट है एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम पर आधारित। सूझ का जो सिद्धांत है यह विभिन्न विषयों को अलग अलग रूप से न पढ़ाने पर बल देकर एक संग समाहित करके पढ़ाने पर बल देता है, जिससे सभी विषय आपस में कोरिलेटेड होकर आसानी से समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व को महत्व, चाइल्ड एज अ होल। बालक के एक पार्ट को महत्व ना देकर उसको पूर्ण रूप में मानता है और उसके अंदर की समझ शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानता है। नेक्स्ट, गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि विषयों को सीखने में उपयोगी। हालांकि लिखना पढ़ना सीखने में ये सहायता नहीं देती है, लेकिन जब बच्चा उच्च कक्षाओं में आ जाता है तो इन विषयों को समझने के लिए उसे सूझ का ही प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रेरणा को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। हम जानते हैं कि जब तक शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को छात्रों के समक्ष स्पष्ट करके उनको उत्प्रेरित नहीं कर देगा, तब तक छात्रों के अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें मोटिवेशन विशेष आवश्यक है। पूर्व अनुभवों को महत्व, छात्र के पूर्व अनुभव उसे नवीन अनुभवों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर। कहने का मतलब है जब व्यक्ति किसी समस्या में घिर जाता है तो उससे संबंधित समस्या को वह स्मरण करता है और उसका जो सॉल्यूशन निकला था उसमें अमेंडमेंट करके वह नवीन समस्या से निकलने का प्रयास करता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है बौद्धिक सीखने को महत्व, एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंस लर्निंग। यह बुद्धि पर बल देता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बल देता है और बुद्धि के द्वारा सीखा हुआ कार्य स्थायी होता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर साइंटिफिक इन्वेंशन। आज जितने भी नवीन खोज हो रहे हैं वे सूझ के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास समस्या आई और उसने उस समस्या से बच निकला तो खोज क्यों होगी। खोज के लिए समस्या और समस्या को सुलझाने के लिए व्यक्ति का बौद्धिक उच्च स्तर होना आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। सूझ बालकों के व्यक्तिक भिन्नता पर भी बल देती है। कारण है हर व्यक्ति की सोचने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं और शिक्षक को चाहिए कि इन व्यक्तिक भिन्नताओं को समझते हुए ही बालक के सामने समस्या प्रस्तुत करें, ताकि वह अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखकर उसका निराकरण कर सके। तो दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो सूझ का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अपना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि कोई भी सिद्धांत अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता। इसके पूर्व में इसने सहारा लिया था प्रयत्न और भूल का, और इसी सिद्धांत की आलोचनाओं से जो प्रेरित हो गए आगे काम हुआ वो कर्ट लेविन में फील्ड सिद्धांत के रूप में किया था। कहने का मतलब है हर सिद्धांत का अपना एक विशेष महत्व है और शिक्षा की दृष्टि से हमें उन सभी को समझना आवश्यक है, ताकि आप अपने छात्रों के विकास में पूर्ण सहयोग दे सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने उपयोगी सुझावों को कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका